दोस्तों ये एक ख़ास वीडियो है, इसमें हम लोग बात कर रहे हैं कि हम अपने देश की कई प्रॉब्लम्स देखते हैं। इंडिया इतनी सारी प्रॉब्लम से जूझ रहा है, हम डेवलपमेंट भी कर रहे हैं, बेहतर होती जा रही ज़िंदगी, अच्छे दिन आए भी हम ये मान लें, पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो की जा सकती है। तो इस वीडियो में मैं ये बात करना चाहता हूँ कुछ सजेशंस। ये सजेशंस चूँकि मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी सारी सही चीज़ें हो रही है, तो एक उम्मीद बनती है कि हाँ इन सही प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट किया जा सकता है। तो मैं अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए ये मैसेज तैयार कर रहा हूँ। और ये दोस्तों मैं किस अथॉरिटी से कर रहा हूँ? एक सिटीज़न, एक ऐसा सिटीज़न जो रिस्पॉन्सिबल है सारी ग्रोथ में। मतलब ऐसा नहीं कि सरकार करेगी और चीज़ें हो जाएगी, जब तक हमारा पार्टिसिपेशन नहीं होगा चीज़ें नहीं होंगी। तो इसको हम शुरू कर रहे हैं, मतलब मैं कोई ज्ञानी आदमी नहीं हूँ, लेकिन मैं यहाँ से बात शुरू करता हूँ। आप लोग इसमें अपनी बात ऐड कर सकते हैं और इस बात को अगर हम पहुंचा सकते हैं लोगों तक तो सच में एक बदलाव की शुरुआत हो सकती है। तो सबसे पहली जो बात मैं देखना चाहूँगा, 8 ग्रेट स्टेप्स, मतलब 8 सजेशंस हैं जिन पे मैं बात करना चाह रहा हूँ। दोस्तों सबसे पहली बात ये लगती है मुझे कि हम एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा जोर देते हैं। हम अभी PM राइज, CM राइज, इस तरह की कुछ प्लान्स बने हैं एजुकेशन के, बहुत ही कमाल की बात है। देख के बहुत खुशी होती है कि कोशिश हो रही है। इस कोशिश में जो एक चीज़ मेरे दिमाग में आती है वो ये है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है एजुकेशन में? एक तो डेट रिसोर्सेज होते हैं, स्कूल्स का बिल्डिंग, स्कूल की बिल्डिंग, वहाँ के फर्नीचर, व्हीकल जिनसे हम टू एंड फ्रो करते हैं, कन्वेंस वगैरह, ड्रेस, यूनिफॉर्म, टेक्नोलॉजी के जो साधन होते हैं वो सब। एक तो ये डेट रिसोर्सेज है, मतलब जिनको होना चाहिए, जो सपोर्ट करते हैं। लेकिन मेन रिसोर्स क्या है? वो लाइव रिसोर्सेज है, वो है फैकल्टी। तो क्या स्कूल एक बिल्डिंग है? यहाँ पे अगर हम सोच बदल के ये देखें कि फैकल्टी एक इंसान, वही स्कूल का सबसे बड़ा स्तंभ है। और अगर हम अपना 70-80% उस पर लगा दें, बिल्डिंग न भी हो चलेगा, लेकिन एजुकेशन कंटिन्यू हो सकती है। चूँकि टेक्नोलॉजी अब आ गई है तो ये और आसानी से पॉसिबल है दोस्तों। तो मैं ये अपील करता हूँ कि मैकेंजी जैसे जो बड़ी बड़ी इंडिया के लिए पॉलिसी बनाती है, जिस तरह की एजेंसी, वैसी एजेंसी अगर टीचर्स को ट्रेंड करे, और पॉसिबल है दोस्तों, एक सेंट्रलाइज्ड ट्रेनिंग हो सकती है, और आसपास की नोडल एजेंसीज होनी चाहिए जिससे एक टीचर इस तरीके से तैयार हो कि उसको लगे कि वो सच में देश का निर्माण कर रहा है। अभी तक तो टीचर्स का ये माइंडसेट हमने बना दिया है कि जो और कुछ नहीं कर पाया वो टीचिंग करे, और ऐसे लोगों को हम अपने बच्चे सौंप रहे हैं उनको राजकुमार बनाने के लिए। तो वो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, लेकिन इस बात का यकीन उनको नहीं है। ट्रेनिंग से उस बात का यकीन हो सकता है। IIM, IITs की कोर टीम भी शामिल हो सकती है। हर एक एरिया का IIM या IIT टीचर्स की ट्रेनिंग वो भी टेक्नोलॉजी से कर ले। ज़रूरी नहीं है कि लोग मूवमेंट करें, उसमें इतनी कॉस्टिंग हो। तो ये एक सजेशन है जो सबसे इम्पोर्टेंट लगता है। दूसरा सजेशन मुझे लगता है दोस्तों, स्कूल्स में हम बच्चों पे कितना भी ज्ञान बांटते रहें, उनको कितना ही बदलने की कोशिश करते रहें, वो 4-6 घंटे के लिए स्कूल आते हैं, फिर वो पहुँचते हैं अपनी सोसाइटी में वहाँ लोग अलग ही तरह की दौड़ में हैं। उनका माइंडसेट क्या है? तो अगर उनका माइंडसेट सही नहीं है तो यहाँ जो कुछ भी सिखाया है आपने दिन में, वो शाम को उसको भूल जाना पड़ेगा। इसलिए अगर पत्ते फले फूले, इसलिए जड़ों में पानी देना चाहिए। तो मैं बात कर रहा था कि स्कूल्स के पास नेटवर्क होता है, या तो 200 से 500 परिवारों का या 2000 परिवारों का, 500 to 2000 फैमिलीज़। ये अपने आप में इस तरह के हब हो सकते हैं जहाँ से हम शाम को इवनिंग कॉलेज शुरू कर सकते हैं। पेरेंट्स की और टीचर्स की ट्रेनिंग हो वहाँ पे, वो लोग खुश रहें, क्योंकि सबसे ज़्यादा मार रही है वो गरीबी नहीं, वो मार रहा है आपको बोर्डम। जब ऊब जाते हैं आप अपनी ज़िंदगी से, तो आप अपना टाइम पास करने के लिए कहीं भी लग सकते हैं। अब लोग पूरा दिन क्रिकेट में गुजार दें, पूरा दिन पॉलिटिक्स की बातों में गुजार दें, पर जो उनके एंड पे उनको करना चाहिए उस बारे में हम कोई बात ही नहीं कर रहे हैं। तो मैं यहाँ से इस पहल की शुरुआत इसलिए कर रहा हूँ दोस्तों कि जैसे मैं सोच के कुछ बात आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आप सबके दिमाग में ज़रूर ऐसे कई कमाल के आइडियाज़ आते होंगे जो वहीं के वहीं दब के मर जाते होंगे, और ऐसा लगता होगा मैं अकेला क्या ही कर सकता हूँ। और पहले तो कुछ सालों पहले तक तो हम पूरे इंडिया में एक ही बात करते रहते थे, इसका कुछ नहीं हो सकता, इस देश का कुछ नहीं हो सकता। फिर अचानक हमको ऐसा लगने लगा नहीं भाई कुछ कुछ हो सकता है, कुछ कुछ हो रहा है, और बहुत
अच्छा हो सकता है, हम आगे लीड करेंगे दुनिया को, हम ये मान रहे हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे अपने लेवल पे अगर हमने काम नहीं किया तो बात बनेगी नहीं। अब हम कह रहे काम नहीं किया, हम क्या करें? हम तो टैक्स पे कर देते हैं, तो टैक्स क्या ईमानदारी से पे कर देते हैं? चलो ईमानदारी से पे कर भी देते हैं। हमारे गवर्नमेंट की जो एजेंसीज़ है, आप ये बोले गवर्नमेंट के ट्रांसपोर्ट पे, गवर्नमेंट के स्कूल्स पे, गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स पे क्या हमको भरोसा है? नहीं दोस्तों, वो इसलिए नहीं कमज़ोर पड़ रहे हैं कि सरकार उस पर काम नहीं कर रही है, उसके लिए बजट निकल के नहीं आ रहा, इसलिए कमज़ोर पड़ रही है क्योंकि हमारा पार्टिसिपेशन नहीं है, हमारा भरोसा ही नहीं है। और भरोसा इसलिए नहीं है क्योंकि वहाँ पे काम करने वाले को तनख्वाह तो मिल रही है पर वो सम्मान नहीं मिल रहा, वो रिकग्निशन नहीं मिल रहा, उनको रास्ते नहीं मिल रहे हैं। यहाँ पे एक थिंक टैंक हो, जैसे मैंने महाराष्ट्र के एक गाँव के किसी सरकारी टीचर को देखा था, उसने अपनी पर्सनल सैलरी से धीरे 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 टेक्नोलॉजी और यहाँ वहाँ से सीख के अपने अंदर की लगन से ऐसा बना दिया स्कूल को कि यूएस या यूएनओ ने भी रिकॉग्नाइज किया उस पर्टिकुलर स्कूल, उस पर्टिकुलर टीचर के काम को। ऐसा एक ही इंसान नहीं है। हम आनंद कुमार की कहानियाँ देखते हैं, उनको देख के हम कई सारे कहानियाँ फिल्में बना देते हैं, पर हम उस चीज़ को रेप्लिकेट करने के लिए कहीं मानसिक तैयारी नहीं कर पा रहे। तो मैं अपील करता हूँ हमारी सरकार से कि धीरे धीरे इस पे हमारा पार्टिसिपेशन बढ़े। तो दूसरी चीज़ ये हो रही है कि स्कूल का जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पे हम बहुत सारे ऐसे स्मॉल स्केल की इंडस्ट्री शुरू कर सकते हैं। समझो कुछ परिवार है जो चपाती बना के दे रहे हैं, तो ये जो खाने का सॉल्यूशन है अच्छे फूड का वो हो जाए। कुछ लोग कोई ऑर्गेनिक प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं, कुछ लोग कुछ ऑर्गेनिक सब्जियां उगा रहे हैं, कुछ लोग फिटनेस के लिए सॉल्यूशन दे रहे हैं। क्या क्या नहीं हो सकता वहाँ पे। तो वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है कि जब हम किसी नए आदमी को मौका देंगे तो ज़रूरी नहीं वो क्वालिटी में शुरू से ही कोप अप कर ले। उसके लिए हमको पता होना चाहिए कि ये सिर्फ प्रोडक्ट की बात नहीं है, ये इस पूरी इकोनॉमी की बात है। आप अगर अपने बच्चे का फ्यूचर बनाना चाहते हैं और आप अपने बच्चे को करोड़पति बना दीजिए, लेकिन आसपास के लोग अगर गरीब रहे तो उसको लूट के खा जाएंगे। तो अच्छी सोसाइटी का मतलब ये होता है कि सब लोग सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। मतलब सब लोग खुश हैं तो फिर कोई किसी को टेंशन नहीं देगा, क्राइम अपने आप खत्म हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ अभी गोवा में रहता हूँ, क्यों चुना मैंने उसको? क्योंकि यहाँ की गवर्नेंस अच्छी है, यहाँ पे लोग क्राइम नहीं कर रहे हैं। क्राइम इसलिए नहीं कर रहे कि उनको किसी ने मोरल लेसन या प्रवचन दे रखे हैं। गोवा तो ऐसा लग सकता है आप लोगों के खा पी के पार्टी करके आप मस्त है, आदमी मस्त है इसलिए वो किसी और को उंगली करने नहीं जा रहा। तो ध्यान रखें इस बात का कि सब लोगों का समृद्ध होना। टैक्स का मतलब क्या होता है कि आप पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, लेकिन इस पार्टिसिपेशन में तीसरा जो चेंज मुझे नज़र आता है कि जब हम टैक्स पे कर देते हैं तो हमको नहीं पता लगता कि हमारा पैसा कहाँ गया, उससे क्या हुआ, उससे जो फ़र्क आया वो हमको हमारी ज़िंदगी पे फ़र्क नहीं डाल रहे। अगर हमारे इसमें ट्रांसपेरेंसी ऑफ फंड हो जाए कि एक तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हैं, ठीक है, आप एक छोटा सा अमाउंट एक गाँव में 1000 रुपया एक आदमी एक परिवार निकाल ले और वहाँ 2000 परिवार है तो महीने का कितना पैसा बनता है, हिसाब लगाए। अगर 200 परिवार है तो भी 2 लाख रुपया बनता है, 2000 परिवार है तो 20 लाख रुपया बन जाएगा दोस्तों। 12 महीने में वहाँ कम से कम 30 लाख से लेकर 3 करोड़ रुपए इकट्ठे हो सकते हैं, जिससे एक आदमी को अगर 40,000 रुपये सैलरी दो, साल का 5 लाख रुपये सैलरी होता है। आप कितने लोगों को अफोर्ड कर सकते हैं? कम से कम 20 से 50 लोगों की वर्कफोर्स आप तैयार कर सकते हो जो आपके गांव की हर एक प्रॉब्लम पे काम कर रही है। 2-2 लोगों की टीम बना के आप कुछ सफाई पे कितना अच्छा काम हुआ है। तो सफाई का काम तो चलो चल ही रहा है अपनी जगह पे, लेकिन हेल्थ पे काम हो सकता है, रोज़गार पे काम हो सकता है, एजुकेशन पे काम हो सकता है। तो ये सब कुछ पॉसिबल है दोस्तों। इसके लिए चौथा कदम जो मेरे दिमाग में आता है वो है लोकल इकोनॉमी। एक तो फंड्स अपने लेवल पे लोकल टैक्सेस, मतलब एक ऐसा फंड बनाया जाए जो गवर्नमेंट के पास किसी एक एजेंसी के पास नहीं जा रहा है। वो ज़रूरी है कि वो पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ गांव के लोग देख रहे हैं, फिर वो डिसाइड कर रहे हैं और उसके बाद वहाँ पे कोई भाई भतीजावाद ना हो, इसकी आदत डाली जाए। उसके लिए मैं अगला कदम बताऊंगा, क्योंकि वो समझ अगर नहीं है तो हम लोग गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो दोस्तों, एक तो सरकार पे भरोसा सिर्फ डिपेंडेंट हुए बगैर
पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से हमने अपने रोड्स को तो कमाल का बना लिया है। तो जब ऐसा हो सकता है तो हमारे हॉस्पिटल, स्कूल और ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छे क्यों नहीं हो सकते? अब बेंगलोर में या दिल्ली में लोग ट्रैफिक से जूझ रहे हैं, मुंबई में जूझ रहे हैं, हर मेट्रो सिटी में ये हाल है कि लाइफ नरक बन गई है, लेकिन एडजस्ट करने की आदत पड़ गई है। अगर लोकल ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छा बना दिया जाए और एक कार में 2 लोग नहीं घूम रहे हो, तो रोड पे जैसी कार की संख्या कम होती है वैसे ही आपको पता लगता है आपका शहर तो जन्नत जैसा दिखने लगा आपको। ये सब हमारे बस की बात है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? हमारे माइंडसेट में। क्योंकि एक हमारे घर के आगे अगर 4 गाड़ियाँ खड़ी है, 4 लोगों के 4 फैमिली मेम्बर के लिए 4 गाड़ियाँ, और हम बोस्टिंग करके बता रहे हैं कि हर एक की अपनी अपनी एक गाड़ी है। शर्म आनी चाहिए इस बात पे। रिसोर्सेज आप जो ये इस्तेमाल कर रहे हैं ये पैदा नहीं हो रहे हैं, ये जितने नेचर के पास हैं हम उसको निचोड़ के और बेवकूफ़ी में बर्बाद कर रहे हैं। अगर ये बात समझ में आ जाए कि पैसे से कीमत नहीं चुकाई जा सकती, तो ये अवेयरनेस के लिए 5वां कदम मैं ये बता रहा हूँ कि अच्छे लोग, अच्छे प्रोफेशनल्स हैं जो दिन भर अपना जॉब कर रहे हैं, ठीक है, मैं प्रधानमंत्री महोदय से ये अनुरोध करता हूँ कि एक कम से कम 200 से 1000 लोगों की एक टीम बनाई जाए जो सोशल मीडिया पे सही प्रैक्टिसेस को ट्रेंड में लाए। जैसे योग ट्रेंड में नहीं था, वो योगा बना और फिर वो ट्रेंडी बना और यहाँ पे भी लोकल लेवल पे काम हुआ, तब जाके हम सब योग करने लगे। ऐसे ही सही प्रैक्टिसेस अगर नहीं होगी तो हम लोग गलत दिशा में भागते भागते अपना सारा पैसा दूसरी इकोनॉमी में फेंक सकते हैं। तो यहाँ पे ये वाली बात समझ में आनी चाहिए कि क्यों हम अपनी पेड़ पौधों को बचाएं, उससे क्या बनता है कि हम वेस्टेज क्यों ना करें रिसोर्सेज का। और ये जो मनी एडिक्शन है जिसमें एक इंसान के पास 1000 करोड़ है तो 5000 करोड़ के लिए भाग रहा है, 5000 करोड़ है तो 20000 करोड़ के लिए भाग रहा है। इसमें से 2 ईमानदार आदमी भी अगर सामने आके अपनी असली कहानी सुना दे कि भाई पैसा तो बन गया लेकिन मुझे मज़ा नहीं आ रहा है, मेरी औलादें ही इस पैसे की वजह से मेरी दुश्मन बनी पड़ी है, मेरे घर में महाभारत चल रहा है, अगर ये असली बात कोई शेयर कर लेना तो दोस्तों ये जो हर आदमी का सपना बना हुआ है ना कि मुझे वो बनना है, वो ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे मास एजुकेशन की ज़रूरत है। और मास एजुकेशन आप चैनल पे चलो चलने दो, जितना भी ऐसा मीडिया चल रहा है जो फालतू कुछ भी बात कर रहा है, किसी भी तरह की चीज़ें कर रहा है, उसका काउंटर पार्ट तो तैयार करो। उनको रोकने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। इंटरनेट पे तो दुनिया भर में ऐसी चीज़ें आती रहेगी, क्या आपने उसका हेल्दी काउंटर पार्ट बनाया है? तो उस एजुकेशन के लिए जो बहुत तेज़ी से बदल सकते हैं, जैसे स्किल इंडिया जैसा जो चीज़ें अभी तक वो घर घर की कहानी नहीं बना, वो सक्सेसफुल रहा है मानता हूँ, लेकिन कई गुना ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकता है। अभी तक हमारे बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर और सीए बनने के लिए भाग रहे हैं, उसमें से 2% लोग सिलेक्ट हो रहे हैं, 98% लोग डिप्रेशन में बैठे हैं, वो नशे का शिकार हो रहे हैं या फिर फ़ोन एडिक्शन में हैं, कहीं ना कहीं टाइम पास कर रहे हैं, ओबेसिटी नज़र आ रही है, फूड के साथ बिंज ईटिंग के साथ अपना दिन गुजार रहे हैं, लेकिन उनके पास कुछ करने को नहीं है, डायरेक्शन नहीं है। इसलिए तो ये मास एजुकेशन की बात भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके लिए एक टीम तैयार की जाए। और छठा स्टेप ये था कि हमारे पास सारे रिसोर्सेज हैं। जैसे नदी जोड़ो प्रोजेक्ट आपने सोचा है, वैसे अर्बन पॉपुलेशन है, रूरल पॉपुलेशन है। रूरल पॉपुलेशन का एक ही सपना है कि मैं कब अपना गाँव का ज़मीन बेच बाच के मुंबई जाके या चेन्नई जाके, बेंगलोर जाके, हैदराबाद जाके सेटल हो जाऊँ। और जब वो वहाँ पहुँचेंगे तो फिर वो गांव की गाने गाने लग जाएंगे। तो ज़रूरत इस बात की है कि एक ऐसा एक्सचेंज प्लेटफॉर्म बना दिया जाए जहाँ पे जिसके जो रिसोर्सेज है वो एक्सचेंज हो सके। वो ऑथेंटिक गवर्नमेंट का प्लेटफॉर्म होने से उस पर भरोसा किया जा सकता है और एक छोटा सा बजट भी वहाँ बड़ा काम कर सकता है। तो किसी के पास ड्रेसेस है वो एक्सचेंज कर ले, आइडियाज़ है वो एक्सचेंज कर ले, वर्क आवर्स एक्सचेंज किए जा सकते हैं। गांव वाला शहर में आ जाए, 2-4 दिन देख ले वहाँ की ज़िंदगी को। सच में जिस चीज़ का हम सपना देख रहे हैं उसको असल में हम जानते भी नहीं, एक्सपोजर ही नहीं है। और शहर वाले लोग गांव में आ जाए, वो तो हॉलीडेज़ के लिए गांव और मिट्टी का मकान और मिट्टी के बर्तन में खाना और इसके लिए पागल हुए ही जा रहे हैं। और वो 20-20 हज़ार रुपये की पार्टी कर रहे हैं और अगले दिन हैंगओवर में मरे जा रहे हैं। ऐसे में अगर आप उनको 10,000 रुपये में एक वीकेंड का अच्छा ऑफ़र देते हैं जहां वो अपने पार्टनर के साथ
कुछ अच्छे सपने बुन सके, अच्छी प्यारी ज़िंदगी राहत वाली जी सके, तो गांव वालों को वो 10,000 रुपये दे के चले जाएंगे। उस गांव में 10,000 रुपये बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि मैंने आपको हमेशा एक नेट इनकम की बात की है कि 2 लाख रुपए कमाते हो, उसमें से 1,80 खर्च कर देना पड़ता है, तो 20,000 रुपये आपकी नेट इनकम है। गाँव में आदमी 30,000 रुपये कमाता है, 5,000 रुपये खर्च कर देता, 25,000 रुपये उसकी नेट सेविंग, नेट इनकम है जो वो इन्वेस्ट कर सकता है। तो ऐसे करके नेट इनकम कैलकुलेट की जानी चाहिए, तब जाके हमको पता लगेगा कि एक्सचेंज ऑफ रिसोर्सेज कितनी बड़ी चीज़ हो सकती है। दोस्तों मैं बहुत सारी बात है, इसलिए कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी जल्दी कर दूँ। तो अब स्कूल्स में, इवनिंग कॉलेजेस में सोशल कैफ़े भी हो सकते हैं। सोशल कैफ़े जहाँ पे लोग इकट्ठे हो रहे हैं, एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं, एक दूसरे से बस बात कर रहे हैं। जैसे फेसबुक एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म है, ऐसा ऑफलाइन प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है जहाँ पे हर एक ट्रेड के लोगों को हम रिकॉग्नाइज करें, उनको रिवॉर्ड करें। तो आप एक प्लम्बर को, एक मेसन को, एक इलेक्ट्रीशियन को, एक ड्राइवर को, कोई छोटे से छोटे ट्रेड में काम करने वाले लोग जिनके बगैर दुनिया रुक जाने वाली है, उनका नाम भी नहीं पता होगा, हम उनका सम्मान भी नहीं करते। इसलिए हमारे बच्चे कभी भी इंजीनियर, डॉक्टर, सीए के अलावा कुछ बनने को सोच ही नहीं रहे। और जो लोग छोटे मोटे काम करने की बात कर रहे हैं उनको शर्म आ रही है। एक किस्सा मैंने देखा, फार्म वर्सिटी खोलने की कोशिश कर रहा था स्वराज यूनिवर्सिटी उदयपुर में। लोगों को बुलाया, किसानों के बच्चों को, उनको स्टाइपेंड दे रहे हैं वो 10,000 रुपया। और जब उनसे कहा कि चलो खेत में काम करें, बोले खेत में काम नहीं करना। आपने कहा रिसर्च, तो हमको लगा कंप्यूटर पर कुछ करना होगा। वो नहीं काम करना चाह रहे हैं खेत में। क्यों नहीं करना चाह रहे हैं? क्योंकि सोसाइटी में उसका सम्मान नहीं है। लड़की का बाप लड़की देने को राजी नहीं है। हर लड़की का बाप सोच रहा है कि मेरी लड़की शहर में जाके मॉल में वीकेंड गुजारे और एक मूवी देखे और पिज़्ज़ा खाए। अब यहाँ से फ़र्क पड़ता है दोस्तों कि क्या आप वो ज़िंदगी भर के लिए चाहते थे। वहाँ पे जो लोग पहुँच गए वो तो कह रहे हैं कि अभी हमको ऑर्गेनिक खाना खाना है, हमको पिज़्ज़ा नहीं खाना, हमको मिलेट खाना है। तो ये सारा एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन होते ही कितनी राहत आ सकती है। तो ये 7वां कदम मैंने बताया था दोस्तों। तो एक और सबसे 8वां कदम, सबसे बड़ा जो बताने की बात कर रहा हूँ, मैरिज। हमारे यहाँ जब बच्चा पैदा होता है, पूरी ज़िंदगी जो काम कर रहे हैं, 4-5 स्टेट्स ऐसे हैं जो मैरिज में अच्छा खासा पैसा बर्बाद कर देते हैं। ग्रैंड इंडियन वेडिंग, गुजरात और महाराष्ट्र इस मामले में स्मार्ट है। साउथ इंडिया भी काफ़ी स्मार्ट लगता है, लेकिन उन पे भी इन्फ्लुएंस हो सकता है नॉर्थ इंडिया का, क्योंकि राजस्थान, दिल्ली, एमपी, पंजाब, ये कुछ स्टेट ऐसे हैं जिनके शादी का बजट बढ़ता ही चला जा रहा है। हर एक छोटे से टाउन में 100 शादियां एक सीज़न में होती है। हर एक का एवरेज अगर बजट में 10 लाख रुपया मान लूँ तो आप हिसाब लगा के बताइए कितना पैसा लगा। ये तो उस एक फैमिली का है जो शादी कर रही है। शादी का बजट 10 लाख से लेके 1.5 करोड़ तक पहुंच गया है दोस्तों। एक इनविटेशन कार्ड 5-5 हज़ार रुपये का भी होने लगा है, क्योंकि उसके साथ आप कुछ ड्राई फ्रूट्स और साथ में एक वाइन की बोतल और कुछ और भेज रहे हैं। तो ये एंडलेस चीज़ें जा रही है। वही लोग जो 1.5 करोड़ में शादी कर रहे हैं, वो तीसरे दिन अपने बच्चे को बिजनेस के लिए, जॉब के लिए भगा देंगे। बोले बेटा टाइम नहीं है, छुट्टी नहीं ले सकते, बॉस भी उनको डांटेगा। उनके पास अपने हनीमून पीरियड का 6 महीना भी एक दूसरे को जानने में, एक दूसरे के साथ गुजारने के लिए नहीं। क्यों? क्योंकि एक दिन आप दुनिया के सामने अपनी फेक इमेज बनाने गए थे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ उसमें मज़ा नहीं आता, मज़ा तो हम ऐसा रोज़ ले सकते हैं ना। आपको ध्यान रखना होगा, या एसोसिएशन की प्रॉब्लम है। आपको लगता है शादी में गए, वहाँ इतने सारे लोग मिले, हमने खाया पिया और नाचे, बहुत मज़ा आया। तो खाने पीने नाचने के लिए 50 लाख रुपए खर्च करने की ज़रूरत नहीं थी दोस्तों। तो मैं पॉटलक मैरिज ऑफ़र कर रहा हूँ यहाँ पे कि अगर गाँव के सारे लोग इकट्ठे हो जाएँ, अपना अपना टिफ़िन लेके आ जाए, 1000 लोग वहाँ इकट्ठे रहे, आपको बुलाने में भी किसी को शर्म नहीं करनी पड़ेगी। सब लोग वहाँ नाचेंगे, मस्ती करेंगे, शादी हो जाएगी आराम से। और उसके बाद जो बचा हुआ पैसा है वो कपल अपने फ्यूचर के लिए लगा दे। क्योंकि हम यहाँ जो लोग 1 करोड़ की 50 लाख की शादी कर रहे हैं ना, वो 5 लाख रुपया सीखने के लिए बात होगी तो घबरा जाएंगे। जैसे कोई कोर्स है आपका, सिंगापुर में कोई सर्टिफिकेट कोर्स 2 लाख रुपए का है, वहीं बैठ जाएगा आदमी। एक किताब अगर मैं 2000 रुपये की बेचने निकलूँ इंडिया में, तो 1% आदमी नहीं होंगे जो 2000 रुपये की किताब खरीदने की हिम्मत दिखा दे। कई करोड़पति लोग को पसीना आ जाएगा वहाँ पे, क्योंकि हम खर्च करना तो जानते हैं। हम गरीब यहाँ से नहीं है दोस्तों, हम गरीब यहाँ से हैं। यहाँ से गरीब होने की वजह से यहाँ से गरीब हो रहे हैं। तो एक शादी में जब 10 लाख रुपए एक आदमी खर्च कर रहा है,
तो सिर्फ 10 लाख पे कहानी खत्म नहीं हो गई। जो 500 लोग अटेंड करने के लिए आ रहे हैं वो सब 5-5 हज़ार रुपया खर्च कर रहे हैं, क्योंकि उनके आने जाने के टिकट हैं, वो 2 दिन का काम छोड़ रहे हैं, ऊपर से हर शादी के लिए नए कपड़े खरीदे जा रहे हैं। तो आपको पता है आपकी इकोनॉमी से कितना पैसा निकल के चला गया। इसलिए फाइनल बात ये आती है कि सोशल चेंजेस, एक तो अनफेयर रिलेशनशिप्स को मना कर दो। अभी हम सब कुछ इसलिए बर्दाश्त कर रहे हैं कि अगर कोई हस्बैंड वाइफ पे जुल्म कर रहा है, डोमिनेंस दिखा रहा है ना, घरेलू हिंसा हो रही है, तो समाज क्या कहेगा सोच के हम उसको चलने दे रहे हैं। अगर लड़कियां आजकल 5000 साल पुराना बदला लेने लगी है और उनको लगा कि चलो 6-6 महीने में डिवोर्स करें और उसके बाद एलिमनी लेके और ज़िंदगी में गुजारा करें, अगला रिलेशनशिप बन जाएगा, तो अनफेयर रिलेशनशिप के लिए ना बोलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा। दोस्तों कभी कभी ये लगेगा आपको ये तो पर्सनल मैटर है, अरे पर्सनल मैटर से तो सोशल मैटर बन रहे हैं, और सोशल मैटर से तो नेशनल मैटर बन रहे हो, और नेशनल मैटर से तो ग्लोबल मैटर बन रहा है। तो ये सारी चीज़ें जुड़ी हुई है, हम इस बात को मानने को तैयार नहीं है। अगर एक इंसान अपने दिमाग में यहाँ सॉर्टेड होता है ना, तो पूरी सोसाइटी सॉर्ट हो जाती है, सबको रास्ता मिल जाएगा, सब राहत से जी पाएंगे। दोस्तों ये अगर बड़े बड़े एजुकेशन माफियाज हो गए हैं और वो आपसे 50-50 लाख 2-2 करोड़ रुपए, मेडिकल कोर्स करना है, डॉक्टर बनना है, 2 करोड़ का खर्च हो रहा है, अब 2 करोड़ रुपया वो खर्च करेगा, तो क्या वो आपका 5-5 लाख रुपए में ऑपरेशन नहीं करेगा? ज़रूरत होगी नहीं होगी वो करेगा, क्योंकि उसको पैसे वसूलने हैं। तो ये यहाँ पे मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कुछ लोग दबा रहे हैं, कुछ लोग दब रहे हैं, कुछ लोग ऑपरेसर है, कुछ लोग ऑपरेस्ड है। सारे ही ऑपरेस्ड हैं और सारे ही ऑपरेसर्स हैं, क्योंकि सिस्टम गड़बड़ है। तो इस सिस्टम पे अगर हमने ध्यान नहीं दिया, इस पर बात नहीं की ना दोस्तों, तो आप स्कोर देखते रहना यहाँ वहाँ गेम का और ऑनलाइन गेम खेलते रहना, लेकिन ज़िंदगी के लग जाएंगे। तो ध्यान रखें इस बात का कि अभी अपने बारे में सोचना और बात करना, इस बातचीत को जो मैंने आज शुरू किया, आपको इस पे बात करना ज़रूरी है। नहीं है तो खुल के कमेंट में बोलो आप कि भाई क्यों पंचायती कर रहे हो, क्या बकवास कर रहे हो, अपना काम करो ना, हमको क्यों परेशान कर रहे हो। जो बोलना है वो बोलो, लेकिन दोस्तों पूरी बात सुनो, 2x की स्पीड पे सुनना। जहाँ चीज़ें आपको लगता है कि नहीं मैं एग्री नहीं करता वो लिखो, आपको लगता है मैं इसमें कुछ ऐड कर सकता हूँ, ऐड करो, इसमें से कुछ काट सकते हैं, घटा सकते हैं, वो करो, लेकिन कुछ करो ज़रूर। क्यों बचपन में मैंने कहानी पढ़ी थी, अब्राहम लिंकन को एक छोटी सी बच्ची ने लिखा कि आप दाढ़ी रखेंगे तो अच्छे लगेंगे, और उस प्रेसिडेंट ने, यूएस के प्रेसिडेंट ने दाढ़ी रख ली और फिर ये कहानी शेयर की। वहाँ से मुझे उम्मीद बनती है कि अगर हम कोई ढंग की बात करें तो उसको पूरी तरह इग्नोर करें। इतने इर्रिस्पॉन्सिबल लोग नहीं हैं, लोग सब अपनी ज़िंदगी में मीनिंग चाहते हैं, लोनलीनेस से बचना चाहते हैं। हम लोग को इमोशनल सिक्योरिटी की अब ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है। फाइनेंशियल सिक्योरिटी को तो देख लिया हमने, उसकी कितनी औकात है। लोग थेरेपी पे थेरेपी अटेंड कर रहे हैं, रोज़ पार्टी वार्टी करके भीड़ में 100 लोगों की भीड़ में नाच रहे हैं, पर उनका अकेलापन कहीं जा नहीं रहा है दोस्तों। तो आगे होपलेसनेस है। तो आखिरी बात जो जिसके साथ मैं कंक्लूड करना चाहूँगा दोस्तों, लोकल इकोनॉमी पे ध्यान दो। आप जब भी कोई चीज़ पहन रहे हैं, आप जब भी कोई फ़ोन खरीद रहे हैं, गाड़ी खरीद रहे हैं, अपने एजुकेशन के लिए सोच रहे हैं, तो आप पैसा अपनी इकोनॉमी में डाल रहे हैं या फिर बाहर की इकोनॉमी में डाल रहे हैं। मैं सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, एक लोकल इकोनॉमी होती है। आपके अपने गाँव के लोग कोई काम शुरू करें, मैं मानता हूँ वो शुरू से उतना अच्छा लेवल का काम नहीं कर पाएंगे, पर अगर आपको इस बात की समझ है कि 6 महीने में अगर ये आदमी तैयार हो गया, तो लोकल इकोनॉमी के हिसाब से मेरे पास एक अच्छा शानदार टेस्ट वाला खाना मुझे कोई खिला देगा, मुझे कोई बढ़िया सा कपड़ा बुन के दे देगा, हम कोई बहुत अच्छा फ़न इवेंट कर सकते हैं जिसमें सब लोग मस्ती करें, लेकिन उसका बिल 10% 20% हो, और मेरे कनेक्शन वहाँ बने जहाँ मैं रहता हूँ, मैं बैठा यहाँ हूँ, सपने वहाँ के देख रहा हूँ। तो कैसे चलेगा दोस्तों? क्योंकि दुनिया में अभी हम जिसको आदर्श मान रहे हैं वो आदमी धरती बर्बाद होने की उम्मीद में मंगल ग्रह पे तैयारी कर रहा है कि वहाँ जीवन कैसे हम सेटल करेंगे। अरे भाई ये प्लेनेट तो यहीं अभी ज़िंदा है, इस पे काम करना नहीं सूझ रहा है, अभी ख़त्म तो नहीं हो गया, ख़त्म होने की संभावना है ना। जहाँ पे जीवन की संभावना नहीं है वहाँ पे आप जीवन ढूंढ रहे हो, क्योंकि हमारा दिमाग इतना कॉम्प्लेक्स हो गया है कि हम पगला गए हैं। तो क्वेश्चन करो अपने आप से कि क्या ऐसा तो नहीं अल्केमिस्ट की तरह कि आप जहाँ सो रहे थे वहीं नीचे खजाना गड़ा पड़ा है और आप 1000 किलोमीटर दूर जाके खजाना ढूंढने जाओगे और वहाँ पे सपना आएगा आपको कि जिस ओटले पे आप सो रहे थे खजाना वहीं गड़ा पड़ा है। तो ये अल्केमिस्ट की कहानी है, आपने ये फेमस बुक पढ़ी होगी दोस्तों, लोकल इकोनॉमी। गाँव का पैसा गाँव में ही
इस्तेमाल हो सकता है, कोई नई बात नहीं कर रहा हूँ, पहले यही था दोस्तों। मैं जब नाना जी के गांव में जाता था तो वहाँ पे जो बाजा बजाने वाले या चमड़े से कुछ सामान बनाने वाले या कपड़ा बनाने वाले या चूड़ियाँ बनाने वाले, सबका हिस्सा होता था, वो अपने अपने हिस्से का अनाज लेके जाते थे। एक इंसान ग्रो करता था तो सारे लोग उसके साथ ग्रो करते थे, कनेक्शन अपने आप बन जाता था। अब जब हमको ऐसा लगता है कि यार मेरे को तो पैसा यूएस से आ रहा है या मेरा पैसा तो यूएस में जा रहा है, तो पड़ोसी से मुझे क्या कनेक्शन है, मुझे क्या करना, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब वो एक बार आपको ताना देगा ना, तो आप मैं क्या बोलूं, आप खुद ही इस बात का जवाब दे दो, क्या आपको सच में फ़र्क नहीं पड़ता? क्यों इतना भिन्न भिन्नाते हैं? तो दोस्तों लोकल इकोनॉमी पे ध्यान दें, हम अपनी तहसील का पैसा तहसील में, ज़िले का पैसा ज़िले में। ये रहने के लिए कुछ लोग शुरुआत करना चाहे तो ऐसी लंबी चौड़ी ब्यूरोक्रेसी को क्रॉस करने की बात नहीं कर रहा हूँ, कहीं पे ऐसे प्लेटफॉर्म की बात कर रहा हूँ जहाँ एक इंसान से आपने बात की, उसने आपको जवाब दिया। जैसे किसान कॉल सेंटर ने काम किया ना, वो कॉल सेंटर जैसी बात कर रहा हूँ। एक किसान ने फ़ोन लगाया, वहाँ किसी बंदे ने फ़ोन उठाया और उसने जो सवाल पूछा उसका जवाब दिया। और इसके साथ अगर ऐसा हो सके कि मैं जाके उनसे डेमो ले लूँ प्रैक्टिकल, या वो आके मुझे प्रैक्टिकल डेमो दे दे, इस तरह की पॉसिबिलिटी बन सकती है अगर हम ये डेड रिसोर्सेज में पैसा खर्च करना बंद कर दें। ये जो कंस्ट्रक्शन करके और हम सारी चीज़ें बना रहे हैं, इसकी बजाय इंसान बनाने पे अगर ज़्यादा बजट आ जाए, और गांव-गांव में अगर डायरेक्शन बाहर का जो भी प्रोडक्ट आपको अच्छा लग रहा है, अगर आनंद कुमार बिहार में 30 बच्चों को IIT में सिलेक्ट करवा रहे हैं, तो क्या ये हर ज़िले में नहीं हो सकता है? अगर कोई इंसान उतना मोटिवेटेड नहीं है कि अपनी ज़िंदगी दांव पे लगा दे, तो उसको 50,000 या लाख रुपया दे दोगे तो वो तो कूदा फिरेगा, वो पूरी दिन काम करेगा, वो एस्पिरेशन बन जाएगा दोस्तों। तो ये वाली चीज़ के बारे में सोचने का, अपील करने की बात मैं आपसे कर रहा हूँ दोस्तों। कैसा लगा ये वीडियो? इस पे आगे आप काम करना चाहेंगे तो इसमें मैं फिर से समराइज़ कर देता हूँ। अगले किसी वीडियो में मैं बताऊँगा कि 8 जो मेरे आइडियाज़ थे। सबसे पहली बात हमने की थी वो ये की थी कि हमको एक तो फियर ऑफ लोनलीनेस खा रहा है, जॉय ऑफ मीनिंग नहीं है, इसलिए ज़िंदगी में पैसा आ भी रहा है, जिसको 2 ढाई 3 लाख 4 लाख रुपया महीना सैलरी मिल रही है, उनकी ज़िंदगी भी सिमटी हुई है। उनके पास फ़न के कोई बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है, किसी तरह वो दिन गुजार लेते हैं, ठीक है। बीच में वो यूरोप का टूर कर लेंगे, कभी इस्तांबुल चले जाएंगे, कभी सोचेंगे चलो वियतनाम, बाली, ये वो, बस कब तक करोगे? ख़त्म हो जाएगा ये सब, फिर क्या करोगे? कोई अच्छे ब्रांड के कपड़े पहन लोगे, उसके बाद क्या? ये तो बाहर है ना, अंदर क्या करोगे? अंदर क्या होगा? तो इस पे सबसे पहले मैंने कहा था कि हमारे पास स्कूल्स एक सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसकी फैकल्टीज़ की ट्रेनिंग पे सारी ताकत लगा दी जाए और वो लोग एक स्टैंडर्ड ट्रेनिंग और विज़न के साथ काम करना शुरू करें और उनके पास रिसोर्सेज हो, उनके पास सम्मान हो, ताकि वो कॉन्फिडेंस के साथ काम करें और वही कॉन्फिडेंस बच्चों में डाल दे। हाँ, चेंज मेकर वो खुद बने और चेंज मेकर आगे पीढ़ी को बनाए। ये क्या लॉजिकल बात लगती है? दूसरी चीज़ मैंने कही कि स्कूल एक ऐसा हब है जहाँ से छोटे स्मॉल और मीडियम स्केल की एंटरप्राइज काम कर सकती है। वही पेरेंट्स का ग्रुप इतना बड़ा है कि एडवर्टीज़मेंट में पैसा बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं। वहाँ अगर किसी ने भी ढंग से सर्विसेज दी, ढंग से कोई प्रोडक्ट बनाया, तो वो अपने आप ही टेक ऑफ कर लेगा और उसके बाद माउथ पब्लिसिटी से आगे भी बात पहुँच जाएगी। फिर ट्रांसपेरेंसी ऑफ फंड्स की बात हुई कि हम सरकार को जो टैक्स देते हैं, पर 1000 रुपया महीना भी अगर हम इकट्ठा निकालें तो हमारे कम से कम 10 काबिल लोगों को रोज़गार मिल सकता है जो हमारी ज़िंदगी को आसान बनाए। देखिए, हम किसी भी, मैं यहाँ पे स्वार्थ को नकारता नहीं हूँ, मैं परम स्वार्थ की बात करता हूँ। जब 20 की उम्र में मैंने समाधान द अल्टीमेट सॉल्यूशन किताब लिखी थी तो उसमें ये कभी नहीं कह रहा था मैं कि आप जब ये सब छोड़ छाड़ के और जंगल में जाके रहने लगते हैं, जैसे बाबा आमटे रह रहे हैं या कोई दूसरे समाज के लिए काम करने वाले लोग रह रहे हैं, तो हमको दूर से दिखता है यार उन लोगों ने सब छोड़ दिया। सब छोड़ नहीं दिया दोस्तों, ज़िंदगी उनके हाथ में आ गई है। वो इतनी कमाल की ज़िंदगी जीते हैं कि आपको बिल्कुल भी पता नहीं है कि उनकी कितनी अय्याशी है, अंदर से भी बाहर से भी। बाहर की अय्याशी कम दिख सकती है आपको, पर वो एक ऐसी ज़िंदगी जी रहे हैं जिसमें होप ही होप है, पूरा विश्वास है, कनेक्शन है, रियल नेचर के साथ जीते हैं। और हम लोग यहाँ पे नकली इमेज बनाने के लिए असली ज़िंदगी खो देने को तैयार हैं। तो ट्रांसपेरेंसी ऑफ फंड्स की बात कर रहा था दोस्तों कि हमारा जो
पैसा निकले, उससे हमारी ही ज़िंदगी पे सीधे सीधे फ़र्क क्या पड़ता है वो दिखे, तो हर आदमी कंट्रीब्यूट करने को तैयार है। लोग पहले मंदिरों में पैसा देते थे, मंदिरों में ही एजुकेशन होती थी, वहीं से बाकी सारा गांव कंट्रोल होता था। अब बात ये हो गई कि मंदिर एक अलग जगह हो गई और एजुकेशन सेंटर अलग हो गए, करियर का रास्ता अलग हो गया। तो अब यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो गया है। तो कोशिश करें